हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे उनको प्रीवियस वीडियोस सभी आसानी से मिल जाएं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है, स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। जब आप स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से विंडोज़ ओपन हो गया और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपका कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगी। अब जब यहाँ पे आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको ये होम पेज पे सभी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। अब आपको किस क्लास में जाना है, आपको चैप्टर 8 में, क्लास 8 में जाना है। तो क्लास 8 के लिए क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लास वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th ओपन कर रखा है, आपको 8 ओपन करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका चैप्टर वो क्लास 8 की सभी वीडियोस चैप्टर वाइज ओपन हो जाएंगी। आई बात समझ में। मैंने यहाँ पे 9th ओपन कर रखा है। 9th का देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 उधर चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 प्ले करा के रखा है, चैप्टर 2 प्ले हो रहा है। आई बात समझ में। तो कोई भी बच्चे अपना क्लासेस मिस नहीं करेंगे, क्लासेस रेगुलर देखते रहिए। आइए, आज कौन सी क्लास है, आज अपने चौथी या पाँचवीं क्लास है, जिसमें हम कौन सा चैप्टर आज जानेंगे, चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4 क्या है, आइए अपना आज का इम्पॉर्टेंट सेशन डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 पे क्या कह रहा है, आदिवासी देखो और एक स्वर युग की कल्पना। आदिवासी क्या है, देखो कौन है, स्वर युग क्या है। आइए इन सब के बारे में आज हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि क्या था हमारे इतिहास में, बिरसा मुंडा कौन है, कौन कहाँ से क्या है, सब पूरा एनालिसिस करते हैं। क्या कह रहा है कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया है। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बड़ा कर देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं बाहरी लोगों से की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे थे। वे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। क्या कह रहा है कि झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में बिरसा नाम के व्यक्ति घूमता टहलता रहता था और वो खुद को भगवान का अवतार बताता रहता था लोगों से, और कुछ लोग यकीन करके उसके ऊपर भरोसा करके उसके पीछे घूमने भी लगे। आगे समझिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। फिर क्या कह रहा है कि उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। क्या कह रहा है कि यहाँ पे अन्य जनजाति समुदाय भी था जो कि क्या अंग्रेज़ों के शासन से काफ़ी परेशान हो चुका था। उनका धर्म भी छिन रहा था और उन्हें काम धंधे में भी काफ़ी दिक्कत देखनी पड़ रही थी। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें देखू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके में लोगों को गुलाम कैसे बनाया, अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हुआ, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, ये सब इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है देखू क्या है, बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पे देखू बताया हुआ है। बिरसा मुंडा क्या है, मैंने बताया कि बिरसा नाम का एक व्यक्ति था जो कि छोटा नागपुर के जंगलों में झारखंड में घूमता रहता था और वो जो है मुंडा जनजाति में पैदा हुआ था, इसलिए से उसको बिरसा मुंडा के नाम की संज्ञा दी गई। ठीक है।
उसके बाद अंग्रेज भी हैं। अंग्रेज लोग कैसे गुलाम बने? अंग्रेज़ों ने इन लोगों को जो है खेती करने के लिए, जनजाति समूह के लोगों को खेती करने के लिए घूमने से मना कर दिया। कहा कि आप जो है एक निश्चित क्षेत्र में जंगल में खेती करिए या और उसका भी टैक्स दीजिए। ये सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी करते हैं इस चैप्टर में। कह रहा है कि पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा होगा। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका एक मतलब ही था भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। क्या कह रहा है कि पहले लोग जो है कबीले का मतलब क्या हुआ, एक छोटे छोटे समुदाय या समूह में लोग रहते थे और ये आपस में बंधे होते थे। बंधे होने का मतलब क्या है कि इनको अन्य जानवरों का भी खतरा होता था। ठीक है, तो इन खतरे से बचने के लिए ये लोग क्या करते थे कि समूह में रहते थे। यहाँ पे देखिए तो डायग्राम लगा हुआ है, डायग्राम पे फिगर पे समझिए तो लोग जो है झुंड में नदी को पार करके बाजार जाते हुए दिख रहे हैं। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई कम देगा। कह रहा है कि कुछ झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, कुछ झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि जंगलों पर ज़मीन पर धूप लाने के लिए बड़े बड़े जंगलों के वृक्षों को काट दिया करते थे। फिर कह रहा है इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे, कुदालों से ज़मीन की ऊपरी तह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के लिए की बजाय उन्हें बस क्या कह रहा है कि उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। आई बात समझ में? जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। वहाँ से उन्होंने अपनी अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। आई बात समझ में? कह रहा है जो झूम खेती का मतलब क्या हुआ कि ये लोग एक जगह पे खेती करते थे, फिर क्या होता था कि उस जगह पे खेती करने के बाद फिर दूसरे जगह पे खेती करने के लिए चले जाते थे और पुरानी ज़मीन को चुपचाप वहीं पे छोड़ दिया करते थे। तो इसलिए से इनको क्या कहा, झूम खेती कहा। फिर कह रहा है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसलों को उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीक़ों से घुमंती खेती कर सकते थे। क्या कह रहा है कि लोग जो है क्या जंगलों में घूम घूम कर खेती करते थे और आवाजाही के तरीका इनको पता था कि हाँ एक जगह फसल उगाएं उसको फिर छोड़कर दूसरी जगह फसल उगाने चले जाते थे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब देखिए कुछ लोग शिकारी का भी काम करते थे, कुछ संग्राहक का भी काम करते थे। शिकारी क्या हुए, जो जंगलों को मार कर खा जाते थे। संग्राहक क्या हुआ, जो जंगल से लकड़ी है, इमारती चीज़ें हैं, महुआ है, ये सब इकट्ठा करके और बाज़ारों में बेच लिया करते थे। आई बात समझ में? डायग्राम पे देखिए तो कुछ लोग जो है लकड़ी के गट्ठर को सिर पर बोझ उठाए चले जा रहे हैं। जो है कह रहा है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और उन वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपने ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगाता था उसे आपस में बांट लेते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। कह रहे हैं कि जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में बांट कर खाया पिया करते थे। वे जंगलों से मिले फल फूल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल में इकट्ठा हुई चीज़ें
को स्थानीय बाजार में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़े कारीगर को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम पलाश कह रहा है कुसुम पलाश की जो ज़रूरत होती थी तो उन्हीं लोग से ले लिया करते थे। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? औपनिवेश का मतलब यह हुआ कि जब एक देश दूसरे देश पर अपना सामाजिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? औपनिवेश कहते हैं। मतलब कि अंग्रेज यहाँ पे आए, अपना देश छोड़कर और भारत पे अपना कब्जा करना चाहें तो भारत के लिए वो क्या है? औपनिवेश हुए। अपने इंग्लैंड की सरकार के लिए क्या कहे जाएंगे? वो यहाँ के लिए उपनिवेश कहे जाएंगे। तो वो यहाँ पे आए तो औपनिवेश हुआ, और जो वो शासन किए हैं वो काल क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक शासन काल कहलाएगा या उपनिवेश काल कहलाएगा। तो क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये किस तरह बदला। आइए जानते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई थी। क्या कह रहा है कि जो मुखिया लोग होते थे गांव के, वो अपना पुलिस प्रशासन रखते थे, अपना राज करते थे। अब जब औपनिवेशिक लोग आ गए, औपनिवेशिक मतलब क्या हुआ? जब अंग्रेज लोग आ गए तो ये सारी ताकत उनकी क्या हुई? धीरे धीरे वो लोग छीन लिए। उनको केवल नियंत्रण के लिए कहा गया, लेकिन जो उनकी शासकीय शक्तियाँ थी वो सब छीन गई, मतलब वो शासन अब नहीं कर सकते। फिर कह रहा है आगे, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों के नजराना देना पड़ता था। नजराना का मतलब क्या हुआ? टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। आई बात समझ में? और अंग्रेज़ों को प्रतिनिधित्व की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रह गई। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, मतलब कि अब वो भी स्वतंत्र नहीं रह गए। फिर कह रहा है घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। अब देखिए अंग्रेज़ लोग घुमंतु लोगों का क्या कर रहे हैं? उनको भी कह रहे हैं भाई एक जगह पर रहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वे चाहते थे कि आदिवासियों के, यहाँ पे डायग्राम देखिए, महिलाएं जो है कृषि करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कृषि का कार्य हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कहाँ तक हुआ था कि वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती कर सकें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसान, कह रहा है कि अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू किए हैं। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनसे भी ज़मीन छीना चाहा कि भाई अब आप सब जगह जंगल में नहीं घूम सकते हो, एक जगह घूमो, वहाँ पे हम आपको नियमित ज़मीन दे दें कि हाँ इतना ज़मीन ले लीजिए और उतने में आप अपना खेती कीजिए और उसका टैक्स दीजिए। लेकिन ये प्रथा अंग्रेज़ों की सफल ना हुई, ये भी क्या हुई? फेल हो गई। आई बात समझ में? फिर क्या कह रहा है? वन कानून और उनके प्रभाव। अब वन कानूनों के बारे में जानते हैं कि क्या कह रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है?
कह रहा है कि उनके जीवन पर भी भारी असर पड़ा जो वन में रहते थे। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। क्या कह रहा है कि अंग्रेज अब सब जगह जो है अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं। ऐसे सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते हैं, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि वे रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। फिर कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। इन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल की ज़मीन में छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गाँव में रहने वाले वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने शस्य श्रमिक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। क्या कह रहा है कि जंगलों में भी अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए हैं और वहाँ पे श्रमिकों को रख दिए हैं कि भाई आप अपना जंगल देखिए और संभालिए। आइए आगे जानते हैं आगे क्या होता है। व्यापार की समस्या, व्यापार की भी बहुत बड़ी समस्या हुई। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। क्या करें, बड़े बड़े महाजन लोग आने लगे और जो है वहाँ से क्या उपज, नगद कर्जा ये सब देने लगे, वहाँ से फसल ले जाने लगे और उनको कर्जा भी देने लगे कि भाई आप लोग ये काम करिए। लेकिन आदिवासी लोग ये समझ नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गुलाम बनाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं जान पाए थे। फिर आगे समझिए क्या होता है। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो महाजन लोग आते थे, कर्ज देते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनको उन चीज़ों की ज़रूरत थी, इसलिए से उनको कर्ज देते थे और उनसे बाद में वही चीज़ जबरन उगवाई जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, ये चैप्टर कुछ इस प्रकार था, ये कंप्लीट हुआ। आइए इसके बारे में जानते हैं कि बिरसा मुंडा कौन थे। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडो के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। जूम कर दें जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिख सके। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार और मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की कहानी की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन समय की बात हो रही है जब जो है गुलामी नहीं थी। तो ये मुंडा जी ने सुन लिया था। जब बिरसा मुंडा जी ने सुन लिया तो वो भी चाहते थे कि यार हम भी ऐसे ही युद्ध करके, अपना आंदोलन करके ये सब आज़ादी ले लेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा, स्वर्ण युग होगा। आई बात समझ में? फिर कह रहा है कि बिरसा के समुदाय के ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे।
सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण युग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ईसाई धर्म अपना लें और खराब आदतें छोड़ दें तो फिर से वो स्वर्ण युग को वापस लाया जा सकता है। आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैश्व धर्म प्रचारक के साथ ही कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आइए अब क्या बचा हुआ थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों के को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्थाओं को नष्ट कर रहे थे। हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। फिर कह रहा है 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावरों, दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोले। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या करेगा, बिरसा उकसाने का काम कर रहे हैं। अब आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। फिर कह रहा है सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। क्या कह रहा है, बिरसा जी की मृत्यु हो गई तब आंदोलन कौन चलाएगा? यह आंदोलन 2 मायने महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग अंग्रेज आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ कि आदिवासी कौन थे, दीकू कौन थे, स्वरयुग कैसे था, बिरसा मुंडा कौन थे, ये सब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। आइए इसके एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को असभ्य के रूप में वर्णित किया था। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को घुमंतु कृषि कहा। नेक्स्ट है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को सरदार स्वामित्व मिल गया। असम के चाय और बिहार के नील में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। असम में चाय की बागान होते थे और बिहार में नील होता था, जिसमें चंपारण आंदोलन चलाया गया था। जब अंग्रेजों द्वारा नील की खेती ज़बरदस्ती कराया जा रहा था तो उस टाइम महात्मा गांधी द्वारा शायद सन 1917-18 के बीच में चंपारण आंदोलन नील खेती के विरोध में चलाया गया था। यहाँ पे हिस्ट्री जानते हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ क्या हुआ कंप्लीट जानकारी रखते हैं, ठीक है, कि जिससे कि सभी लोग को पता हो सके और सभी लोग कंप्लीट जानकारी ले सकें। फिर कह रहा है सही अथवा गलत बताएं। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, ये बात गलत है। वो अपनी ज़मीन को चेंज करते रहते हैं, बीजों को छिड़क देते हैं केवल। फिर कह रहा है व्यापारी संथालों से कृमि
कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। सही बात है, व्यापारी कैसे माला माल होते जाते थे और कर्ज देते थे, इसीलिए कि कर्ज लीजिए, अपना रेशम का काम कीजिए जिससे कि हम उसको खरीद सकें और भारी मुनाफा कमा सकें। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और दायन या जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। सही बात है। फिर कह रहा है कि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। गलत है, वो अपना शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते थे। आई बात समझ में। फिर आइए प्रश्नोत्तर के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? घुमंतु काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला नंबर क्या कह रहा है? घुमंतु काश्तकार इधर उधर भटकते रहते थे और उनको कोई निश्चित जमीन नहीं देते थे अंग्रेज। दूसरी बात है, अंग्रेज उन्हें एक जगह अस्थायी रूप से रहने के लिए बाध्य करते थे। उनका घूमना काम था तो एक जगह रहना नहीं चाहते थे, ये भी उनके लिए समस्या थी। और पहले में तो वो घूम रहे थे तो इससे अंग्रेज़ों को एलर्जी हुआ करती थी उनसे कि इनको एक जगह रखा जाए। तीसरा पॉइंट, बाद में अंग्रेज़ों ने ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती के लिए छूट दे दी। कह रहा है कि बाद में जब वो लोग नहीं मानते थे तो इनको घुमंतु खेती करने के लिए जंगल के एक हिस्से में छूट दे दिया कि जाइए भाई अपना करिए खेती उसी तरफ। फिर कह रहा है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है और वहीं से कॉपी करके लगाया भी है। देखिए समझिए, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का तो मालिकाना दिया गया, लेकिन शासकीय शक्तियां छीन गए थे। लेकिन पहले क्या था कि उनके पास शासकीय शक्तियाँ थी, पुलिस रखते थे, शासन करते थे। लेकिन अब ब्रिटिश के आने के बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उनकी शासकीय शक्तियाँ छीनने लगी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य भी कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, टैक्स भी देने लगे। अंग्रेज़ों को प्रतिनिधित्व की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। और क्या कह रहा है, पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा की कल्पना में स्वर युग किस तरह का था? आपकी यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों लग रही है? आंसर सुनिए। मुंडा समुदाय स्वर का साम्राज्य हासिल कर सकता था, अभी मैंने बताया था चैप्टर में, ठीक है, और अपने खोए हुए अधिकार वापस ला सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। कह रहा है कि जैसे पहले था कोई गुलामी नहीं थी, पूरा बिरसा समुदाय आज़ाद था, उसी प्रकार आज भी हो सकता है और यही अपने लिए क्या होगा? स्वर युग होगा। आई बात समझ में। इस प्रकार से ही अपना 4th चैप्टर कंप्लीट पूरी तरह से पूरा हो रहा है, ठीक है। आदिवासी दीकू और एक स्वर युग के कल्पना के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे उम्मीद है सभी लोग इस इम्पॉर्टेंट सेशन को देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।